आज मोहन जी और चंदा देवी बहुत ही खुश थे। उनके इकलौते बेटे राजू की शादी जो थी, उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। बारातियों के स्वागत से लेकर धरातियों तक की सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा था। पूरा घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। चंदा जी आज खुद दुल्हन जैसी ही लग रही थी। आज बेटे की शादी की खुशी में उन्होंने भी खूब जमकर श्रृंगार किया था। जैसा कि रमेश जी और चंदा जी ने सोचा था, बेटे की शादी धूमधाम से करने की शादी वैसे ही धूमधाम से संपन्न भी हुई और अंकिता उनके घर की बहू बनकर आ गई। अंकिता देखने में काफ़ी सुंदर थी, पढ़ी लिखी, सब परिवार की थी। बड़े परिवार से आई अंकिता उसे अपने आप को इस छोटे से परिवार में ढालने में कोई भी परेशानी नहीं हुई। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। शादी की 5 साल भी बड़ी ही हंसी खुशी से निकल गए कि अचानक से राजीव कुछ अजीब सी हरकतें करने लगा। अब वह सुबह जल्दी ऑफिस जाता है और रात को लेट तक आता था। कभी कभी तो वह शराब भी पीकर आता था, जिसके चलते अंकिता से अक्सर उसकी लड़ाइयाँ होती रहती थी। शराब तक तो सही था, कम से कम राजीव जैसा भी था अंकिता का था। लेकिन इधर राजीव कुछ दिनों से लड़कीबाजी भी करने लगा था। घर आने के बाद भी दिन रात बस फ़ोन पर चिपका रहता था। पूछने पर साफ साफ कहता है कि ऑफिस का फ़ोन है, तुम नहीं समझोगी। सुबह होते ही फ़ोन पर चिपक जाता और बातें करते करते ही तैयार होकर वह ऑफिस के लिए भी निकल जाता। उधर से आता भी तो भी उसके कान में फ़ोन ही लगा रहता। जल्दी जल्दी वह कपड़े चेंज कर चाय पीकर फिर बाहर निकल जाता और गार्डन में टहलते हुए भी फ़ोन पर ही बातें करता रहता। दूर से फ़ोन पर बात करने का तरीका देख ऐसा नहीं लगता कि वह ऑफिस में किसी सीरियस मैटर पर बात कर रहा है। हरकतें तो ऐसी थी जैसे किसी लड़की से प्यारी मीठी बातें चल रही हों। अंकित बेचारी घर के अंदर से ही राजीव की हरकतें देखती रहती थी। बहुत बार उसने राजीव का फ़ोन भी चेक करना चाहा, लेकिन उसने टाइम ही नहीं मिलता था। राजीव खुद अपने फ़ोन से कभी फ्री नहीं होता था, तो अंकिता को कहाँ से मिले। और जब कभी एक दो बार फ़ोन हाथ में आ भी जाता तो उसे उसका पैटर्न ही नहीं पता रहता है। अंकिता के मन में एक डर घुस गया था। उसके रातों की नींद भी खत्म हो चुकी थी। कहते हैं ना कि औरतें अपना सब कुछ बांट सकती हैं, लेकिन अपना पति, अपना सुहाग वह मरते दम तक भी बांटने के लिए तैयार नहीं होती हैं। बस यही डर अंकिता के मन में भी था कि कहीं रोहित किसी और लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गए हैं। रात को जब अंकिता सो जाती, रोहित बाहर से टहल के जाता और अंकिता के बगल में लेट जाता। बातें तो कर नहीं सकता था, इसीलिए वह व्हाट्सएप चैटिंग ही करता रहता है। रात के 12 बजे 1 बजे तक उसका फ़ोन ऑन रहता है। आज अंकिता ने भी ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, आज पता करके ही रहेगी कि रोहित आखिर बात किससे करते हैं। जैसे ही रोहित रात को कमरे में आते हैं, अंकिता गहरी नींद में सोने का नाटक करती है और आंखें बंद करके ये राजीव की ओर मुंह करके सो जाती है। राजीव रोज की तरह आज भी निश्चिंत था कि अंकिता सोई पड़ी है और वह अपने चैटिंग पर लगा रहा है। करीब 1 घंटे तक राजीव चैट करता रहा। बेचारी अंकिता उसके बगल में बूत बनी सोई रही। अचानक ही राजीव उठकर वॉशरूम में गया। बस यही कुछ मिनट का टाइम था जो राजीव का फ़ोन अंकिता के हाथ लगा। उसने देखा किसी लड़की का नंबर था। उसने वह तुरंत नंबर अपने फ़ोन में सेव किया और व्हाट्सएप पर जो बातें हो रही थी वह सारा कुछ स्क्रीनशॉट ले लिया और करवट बदल कर सो गई। राजीव के फ़ोन से लिया हुआ स्क्रीनशॉट पढ़ने के लिए बेचैन थी। आंखों से आंसू बिना आवाज़ निकल रहे थे। अंत में जब राजीव भी करवट बदल के सो गया तो अंकिता ने अपना फ़ोन निकाला और कंबल के अंदर से ही ब्राइटनेस कम करके पढ़ने लगी। मैसेज पढ़ते ही उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। इतनी प्यारी बातें, इतनी मीठी बातें, जैसे एक पति पत्नी आपस में करते हैं। राजीव उस लड़की से बातें कर रहा था। बर्दाश्त नहीं कर पाई अंकिता, रोने लगी। अंकिता को रोता देख राजीव उसे उठाकर उसके रोने का कारण पूछता है। अंकिता भी गुस्से में थी। वह फ़ोन उठाकर राजीव के सामने रख देती है और गुस्से में पूछती है, यह सब क्या है राजीव? तुम क्या कर रहे हो? मैं यहाँ घर में दिन भर तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। रात को तुम मुझसे प्यार से 2 मीठे बोलने के बजाय फ़ोन में घुसे रहते हो। यह सब करने के लिए राजीव, मैं मर गई। मैं मर गई हूँ जो मेरे जीते जी ऐसे हरकतें कर रहे हो। देखो अंकिता,
अब जब तुम सब कुछ जान गई हो तो उसे समझने की भी कोशिश करो। वह मेरे ऑफिस की लड़की है। उसे बस मैं बहला फुसला कर इसलिए रखता हूँ ताकि मुझे वह अंदर की खबर दे। तुम्हें नहीं पता कि ऑफिस में कितनी मेरे खिलाफ राजनीति हो रही है। मुझे अपनी नौकरी भी बचानी है। तुम इन सबको दिल पर मत लो, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। यह तो बस मैं उसे बहकाने के लिए करता हूँ। राजीव, आप किसे पागल बना रहे हो? बहकावे के लिए दिखाया गया प्यार और सच्चाई के लिए दिखाया गया प्यार, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। आप उसके दिखावे के प्यार में इतने पागल हो कि आपको अपनी बीवी की खोज खबर तक नहीं रहती है। मुझसे आप सच्चा प्यार करते हो ना? कितना टाइम देते हो आप मुझे? और आप उससे झूठा प्यार करते हो ना? दिन रात उसके साथ चिपके रहते हो। फ़ोन पर देखो तो अंकिता, ज़्यादा रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। यह नाटक फैलाकर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। एक बार बता दिया ना, ऑफिस का मामला है, तुम नहीं समझोगी। समझना है समझो, नहीं समझता है तो मत समझो। मैं तुम्हें समझाता हूँ, हुआ नहीं फिरूंगा। और अगर तुम्हें ऐसे ही रहना है, नहीं समझना है तो जो मर्जी वह करो, मुझसे मतलब नहीं है। कहते हुए राजीव तुरंत करवट बदल के सो जाता है। बेचारी अंकिता पूरी रात रोती रहती है। अगले दिन मुरझाई सी उठी। घर के कामों में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। फिर भी वह जैसे तैसे सास ससुर के लिए, जो उसे माँ बाप की तरह प्यार करते थे, उनके लिए खाना बनाई, घर का काम करी, बच्चों को स्कूल भेजा। राजीव उल्टा ही अंकिता पर नाराज हो रहा था कि उसने उसका फ़ोन क्यों छुआ। राजीव के जाने के बाद अंकिता ने अपनी सास को रो रो कर सारी बात बताई। बेटे की हरकतें सुन चंदा देवी भी परेशान हो गई थी। अंकिता को वह अपनी बहू नहीं बेटी मानती थी। उन्होंने कहा, बहू तुम परेशान मत हो, शाम को राजीव का जैसे ही आएगा हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे उससे। और शाम को जैसे ही राजीव आया, चंदा देवी ने उनसे बातें करी। राजीव का गुस्सा तो जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह माँ पर गुस्साने और चिल्लाने के साथ साथ अंकिता पर भी चिल्लाने लगा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझे मेरे परिवार वालों के सामने बेइज्जत करने पर तुली हो। बताया था तुम्हें, तुमसे ऑफिस की बातें होती है, इसके बावजूद भी तुम समझने को तैयार नहीं हो। तो जो करना है कर लो। अब तो तुमने मेरी इज्जत से ऐसे उछाल दी है, करूँगा मैं अब बात, देखता हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ लेती हो। साफ साफ दो टूक सा जवाब दिया राजीव ने। टूट गई थी अंकिता राजीव की हरकतों से। रो रो के उसकी हालत खराब हो गई थी। बरसों की बीमार दिखने लगी थी अंकिता। अंकिता की हालत देख चंद्रा देवी घुट घुट कर रह जाती। उन्होंने बहुत बार राजीव को समझाने की कोशिश की, लेकिन राजीव राजीव पर तो जैसे एक अलग ही नशा चढ़ा हुआ था। वह किसी की बात समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जितना सब लोग उसे उस लड़की से दूर करने के लिए कहते हैं, उतना ही वह सबसे लड़ झगड़ के अकेले कमरे में जाकर बैठ उससे बातें करता रहता है। राजीव का नशा इस कदर बढ़ गया कि उसने नौकरी पर भी ध्यान देना छोड़ दिया। ना घर पर ध्यान देता और ना ही अपनी बीवी पर ध्यान देता। दिन रात उस लड़की की मीठी बातों में ही फंसा रहता, उसके ऊपर पैसे खर्च करता। हालत यह हो गई कि राजीव की नौकरी भी छूट गई। अब वह बिल्कुल ही अकेला हो गया था। अब तो जैसे उसे और भी छूट मिल गई थी। वह दिन रात अब बाहर वाले कमरे में बैठा उस लड़की से बातें करता रहता। बेचारी अंकिता पति के साथ होते हुए भी अकेली थी, तनहा थी। चंदा देवी भी जब कुछ भी कहती, राजीव तुरंत उस पर चिल्लाने लगता, चीखने लगता, यहाँ तक कि खुद का ही सर पीटने लगता, जिससे कि चंदा देवी भी डर जाती। आंखों में आंसू लिए बेचारी चुपचाप कमरे से बाहर चली जाती। राजीव को दिन दुनिया की कोई खबर नहीं थी। घर में परिवार में अंकिता के साथ क्या हो रहा है, उसके ऊपर क्या बीत रही है, किसी भी चीज़ की कोई खबर नहीं रह गई थी। या तो फ़ोन पर लगा रहता या बाइक उठाकर सीधे कहीं चला जाता। बस यही हो गया था राजीव के जीवन में। डेली का रूटीन पति को अपने सामने ही किसी दूसरी गैर औरत से बातें करते हुए, वह भी इतनी मीठी मीठी कौन सी औरत बर्दाश्त करेगी जो अंकिता कर पाती। अंदर ही अंदर घुटते हुए अंकिता बीमार रहने लगी। दिन रात रोती रहती, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए। 28 की उम्र में ही 38 की दिखने लगी थी। अंकिता का रोना, अंकिता की बेचैनी, उसका दुख तकलीफ ना चंदा देवी देख पाती, ना मोहन जी देख पाते। मोहन जी तो
कितनी बार राजीव को समझाने के चक्कर में उसके ऊपर चीखते चिल्लाते, लेकिन जैसे राजीव को तो किसी की बातों का कोई असर ही नहीं होता। वह बस दिन रात उस लड़की से फ़ोन पर बातें करता है या बाइक लेकर निकल जाता अपने पैसे उड़ाने। जब खुद की सेविंग ख़त्म हो गई तो माँ बाप से पैसे की डिमांड करने लगा, और जब चंदा देवी मोहन जी उसे पैसे नहीं देते तो पैसों को लेकर वह घर में ही तहलका मचा देता था। तोड़ फोड़ करने लगता, चीखने चिल्लाने लगता, जिससे तंग आकर चंदा जी उसे पैसे दे देती और वह पैसे लेकर खुशी खुशी घर से बाहर निकल जाता है। बेचारी अंकिता का जैसे कोई भी वजूद ही नहीं रह गया था उसकी ज़िंदगी में। सुहागन होकर भी विधवा जैसी हालत हो गई थी उसकी। इतनी अच्छी खासी खूबसूरत पत्नी को छोड़कर बाहर मुंह मारना, वह तो वही कहावत हो गई ना कि घर की मुर्गी साग बराबर। एक दिन तो राजीव ने हद ही कर दिया था। जब राजीव बार बार सबके मना करने पर भी नहीं माना तो अंकिता ने उस लड़की को खुद ही फ़ोन करके उसे बहुत ही उल्टा सीधा बोली थी, जो शायद उस लड़की ने राजीव को बोल दिया था, जिससे राजीव गुस्से में आकर अंकिता के ऊपर हाथ उठा दिया और उसे धक्के देकर बाहर निकाल गया। अंकिता बेचारी कोने में पड़ी रही, अपनी किस्मत पर जोर जोर से रोई जा रही थी। आज उसके भी सब्र की क्षमता बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। वह जोर जोर से चीखने लगी थी। अंकिता की आवाज़ सुन चंदा देवी भागते हुए आई। बहू की हालत देख रो पड़े थे। चंदा देवी रोते हुए कहने लगी, जाने किसकी नज़र लग गई हमारे परिवार को। अच्छा खासा हंसता खेलता हुआ परिवार आज टूट गया है, बिखर गया है। बहू की हालत देख चंदा जी उसके पास जाती हैं। सास का प्यार पाकर अंकिता और भी टूट जाती है और वह चंदा देवी को पकड़ के रोने लगती है। माँ जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो राजीव मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं। माँ जी, मैं जीना नहीं चाहती। मैं ऐसे हालात में कब तक रहूँगी। नहीं बेटा, इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला नहीं करते हैं। तुम्हें जीना होगा हमारे लिए। कहते हुए चंदा जी ने अंकिता को गले लगा लिया और उसे चुप करते हुए कुछ सोचने लगी और बोली, मत रो बहू, मत रो। हमें राजीव वह करने के लिए मजबूर कर रहा है जो हमें नहीं करना चाहिए। चाहते थे ऐसे तो तुम्हारी ज़िंदगी और की नरक बन जाएगी। इसीलिए मुझे अपने हाथों से राजीव को आज ही इस घर से, इस जायदाद से, अपनी पूरी प्रॉपर्टी से बेदखल करना ही होगा। जब उसके पास ना पैसे रहेंगे ना रहने को छत रहेगा, जब वह बिल्कुल ही अकेला हो जाएगा, तब उसके ऊपर से उस लड़की का नशा उतरेगा। देखते हैं वह लड़की भी उसे कितने दिन तक रखती है। कहते हुए चंदा जी ने मोहन जी को देखा। मोहन जी तुरंत ही वकील के पास जाकर सारा कुछ अंकिता के नाम कर देते हैं। शाम को जैसे ही राजीव घर आता है, चंदा देवी और मोहन जी उसके सामने जाकर वसीयत का कागज़ दिखाते हुए कहते हैं, राजीव, अब तुम्हारा इस घर में कुछ भी नहीं है। सारा कुछ बहू के नाम कर दिया है। तुम अब इस घर से इसी वक्त निकल जाओ। बहू भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है, इसीलिए हम जल्दी ही तलाक के कागज़ तुम्हारे पास भिजवा देंगे। अब मैं तुम्हें इस घर में एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए इज्जत से चुपचाप यहाँ से चले जाओ। माँ के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुन राजू गुस्से में भड़क जाता है और गुस्से में ही घर भी छोड़ देता है। राजीव के चले जाने के बाद अंकिता और भी टूट गई थी। अब तो राजीव उसकी नज़रों से भी दूर हो गया था। कुछ दिन तो राजीव अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ रहा, दोस्तों से पैसे लेता रहता, उड़ाता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके दोस्त भी उसको छोड़ने लगे। दोस्त भी पैसा देने बंद कर दिए, यहाँ तक कि अब उसके रहने का भी ठिकाना नहीं मिला। आखिर कोई कितने दिन अपने यहाँ रख खिलाएगा। अब राजीव को कहीं से भी पैसे उधार नहीं मिलते थे। रहने का ठिकाना पहले से ही नहीं था। यह हालत हो गई कि अब उसे फ़ोन रिचार्ज करने तक के पैसे नहीं रह गए थे। लड़की के ऊपर लुटने के, उसको घुमाने फिराने की तो बात ही दूर थी। अब जब राजू के पास पैसे कम हो गए तो धीरे धीरे करके वह लड़की भी राजू से दूरी बनाने लगी। ऐसी लड़कियां तो बस पैसे के पीछे किसी का घर बर्बाद करने से पीछे नहीं रहती। राजीव इधर उधर पैसों के लिए बहुत भटका, लेकिन उसे कहीं से भी जब पैसे नहीं मिले तो हार कर वह घर आया। घर में उसे अंकिता मिली। वह अंकिता से पैसे मांगने लगा। उसने झूठ बोला कि उसे बहुत इमरजेंसी है, एक दोस्त है उसका एक्सीडेंट हो गया है, वह एडमिट है, मुझे अभी कुछ पैसे दे दो। बेचारी अंकिता पति के बहकावे में भी आ जाती है, लेकिन
वह तो चंदा देवी थी जो अपने बेटे को अच्छी तरह से समझ गई थी। उन्होंने अंकिता को अंदर भेजा और राजीव को घर से बाहर निकालते हुए कहा, मेरे घर से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें इस घर का कुछ चाहिए तो तुम्हें इस घर का बेटा अपनी पत्नी का पति बनकर आना ही होगा, तब तो तुम्हें इस घर का एक दाना मिलेगा, नहीं तो तुम्हें भीख भी देना हम पाप समझते हैं, मंजूर नहीं समझते। कहते हुए चंदा देवी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उस समय तो राजीव बहुत ही गुस्से में रहा, चीखा चिल्लाया, लेकिन जब दरवाज़ा ना खुला तो अपना सा मुँह खोल कर लेकर वापस लौट गया। उधर वह लड़की भी जब देखी कि राजीव की पहले जैसी कोई औकात ही नहीं रह गई, ना उसके पास पैसे हैं कि उसे घुमाए फिराए, उसकी शॉपिंग कराए, उसने भी धीरे धीरे राजीव से कटना शुरू कर दिया। राजीव को उस लड़की की इतनी लत लग गई थी कि वह बार बार उसे फ़ोन करता, लेकिन वह मजाल है कि एक बार में फ़ोन उठा ले। 10 फ़ोन करने पर एक बार उठाती थी तो राजीव से ही गुस्से में बोलती है, राजीव मैं तुम्हारी तरफ फ्री नहीं हूँ जो दिन रात फ़ोन पर ही लटकी रहूँ, मुझे और भी काम होते हैं। मैंने बोला ना मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मुझे फ़ोन मत किया करो। इसके बावजूद भी अगर तुम मुझे बार बार फ़ोन करोगे तो मैं पुलिस बुला लूँगी। उसकी बात सुन राजीव एकदम से हैरान हो गया। जब राजीव चारों ओर से अकेला हो गया, बिल्कुल ही खाली हो गया, तब उसे घर की अंकिता याद आई। कहते हैं ना, या तो इंसान को बेशर्मी में अपनी इज्जत की कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो जब वो बुरी तरह से टूट जाता है फिर उसे अपनी इज्जत की कोई भी परवाह नहीं होती है। ऐसा ही हाल राजीव के साथ था। अभी तक तो उसका घमंड था, उसके पास पैसा था, जो चाहता था वह करता था, तो उसे किसी के भी इज्जत की घर की परवाह कोई भी फिक्र नहीं थी। लेकिन आज जब चारों ओर से हार गया था, कंगाल हो गया था, यहाँ तक कि जिस लड़की के चलते उसने अपना घर परिवार माँ बाप तक को छोड़ दिया था, वो लड़की भी पैसों के चलते उससे दूरी बना ली थी। तो राजीव को घर की याद आई, अंकिता की याद आई। बड़ी हिम्मत करके वह घर गया। अंकिता को देखते उसके सामने बैठ माफ़ी मांगने लगा। पति को ऐसी हालत में देखकर अंकिता का कलेजा मुंह को आ गया। अंकिता ने राजीव को ध्यान से देखा, उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे 2 दिन से खाना ही ना खाया हो। काफ़ी थका थका सा लग रहा था। आखिर अंकिता पति पत्नी थी, वह राजीव ऐसी हालत में देख कैसे सकती थी। जैसे वह राजीव को अंदर लेकर आने ही वाली थी कि तब तक चंदा देवी आ जाती हैं और अंकिता का हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, नहीं बहू, इतनी जल्दी नहीं। इसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है, हमारी इज्जत के साथ जो खिलवाड़ किया है, जब तक उसका एहसास इसे ना हो जाए, इतनी आसानी से माफ़ी कैसे मिल जाएगी। माँ मुझे सब कुछ एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दो, पहली और आखिरी बार माफ़ कर दो। इसके बाद कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। माँ एक बार अपने इस नालायक बेटे को माफ़ कर दो। माँ हम भाई बहन कौन होते हैं माफ़ी देने वाले? अगर तुम्हें माफ़ी मांगना है तो तुम अंकिता से मांगो। अंकिता की इच्छा उसे होगी, उसने माफ़ कर दिया तो हम भी माफ़ कर देंगे। कहते हुए चंदा देवी ने अंकिता की ओर देखा। अंकिता ने भी हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि वह अपने पति को बस वापस पाना चाहती थी। अंकिता की हाँ सुनकर चंदा देवी कुछ देर खड़ी सोचती रहीं, फिर थोड़ी देर बाद बोली, ठीक है, अगर अंकिता चाहती है कि तुम इस घर में वापस आ जाओ तो आ जाओ, मैं तो नहीं रोकूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे पूरे घर में, इस प्रॉपर्टी में या जो कुछ भी है, वह सब कुछ पैसे जैसे पहले बहुत बहू के नाम था वैसे ही रहेगा। तुम्हारे पास वापस आ जाने से या नहीं आने से हमारी वसीयत नहीं बदलने वाली है। लेकिन माँ जी, लेकिन कुछ नहीं। बहू, एक बार जो मैंने बोल दिया हो बोल दिया। इंसान एक बार धोखा दे सकता है, उसे दोबारा धोखा देने में टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए गलती से भी कभी भी राजीव के बहकावे में आकर तुम अपना सारा कुछ उसके सामने नाम मत कर देना। फिलहाल तो अंकिता दोबारा से अपने पति को पाकर काफ़ी खुश थी। प्रॉपर्टी की तो उसे कोई लालच नहीं था, लेकिन सास ससुर का कहा भी नहीं टाल सकती थी। जो उसके साथ दुख में खड़े थे माँ बाप बनकर, उनकी इच्छा का मान रखना भी तो जरूरी था। उसने भी सोच लिया, राजीव चाहे बदल भी गए हों, लेकिन अगर उन्होंने कभी भी प्रॉपर्टी कम करने लिया या मुझे भगाने की कोशिश करें तो मैं भी गलती से भी कभी प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं करूँगी,
चाहे प्रॉपर्टी डर से, चाहे पैसों के लालच में ही, कम से कम राजीव अब कोई भी गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे। दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, इस वास्तविकता से ना जुड़ें। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद है, कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।